ट्रम्प साहब क्योंकि राजा की तरह कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही करना पड़ेगा आपको। हालांकि मैक्रो कह रहे हैं कि गलत है, अगर बाकी सारे देश एक तरह गठबंधन कर लेते तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ता। एक एक करके उन्होंने तोड़ा है सब। तो बिजनेसमैन ट्रम्प अलग है, हाँ, और नेता ट्रम्प एकदम अलग। बिल्कुल। अब जो फायदे मिले अमेरिका को वो ट्रम्प साहब नहीं बताते, लेकिन अब वो सिर्फ वो चीजें देख रहे हैं जहाँ पे वो इंडस्ट्री चली गई। मैंने जब अपना फिजिक्स छोड़ के इकोनॉमिक्स के आया तो बीच में मैंने भी होशंगाबाद जिले में रूरल डेवलपमेंट किया। तो वहाँ का जो पलिया, जो लैंडलॉर्ड था, वो हमें कहता था इन बच्चों को आप पढ़ा देंगे तो मेरे गरड़िया का काम कौन करेगा, आप मत पढ़ाओ। सर, पर 90s के बाद रोकने वाला कौन था? हमें किसने रोका था चीन की तरह तरक्की करने? इन्फोसिस के जो चीफ थे वो कह रहे थे कि हम कम्पीट नहीं कर सकते, इसलिए हम R&D में क्यों खर्च करें। अब मुझे लग रहा है कि फिर मैं आपसे ये पूछूं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल हमने अपना लिया था और जिसको जैसे तैसे कोई भी सरकार पूरी तरह छोड़ ही नहीं पाई, आज हम क्या उसे दोष दें? फिर 90 में फिर जाके हमने वो नीति को बदली। अब आपको काम चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर जाओ, शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर जाओ, तो हमने उसको 180 डिग्री टर्न कर दिया। तो जो विजन होना चाहिए हमारा कि हमारा देश कैसे चले, वो देश हमें कैसे तेजी से आगे ले जाना है, वो विजन हमारा बार बार वो कट जाता है। वो कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अरे तो कब ग्रेट नहीं था, ट्रम्प कर रहे हैं, उससे एक टैरिफ वॉर दुनिया में शुरू हो जाएगी। वो खतरा अब ज्यादा बढ़ गया। अमेरिका बैलेंस कर रहा है भारत को पाकिस्तान से और चाहता है कि भारत चीन से करे, और चीन चाहता है कि भारत को बैलेंस करने के लिए वो पाकिस्तान के साथ करे। तो इसलिए इससे पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी हो रहा है। 11.11 लाख करोड़ की पिछले साल बात थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में जा रहा था, पावर में, IT में, और ये सारा, उसमें जॉब क्रिएशन होगा नहीं आपका। हम सीधी बात है, आप ये कह रहे हैं कि भाई आप जो ऑनलाइन और ये सब कर रहे हैं उसमें 10, 15, 20, 30 लोग काम कर रहे हैं, और आपके बगल की जो किराना की दुकान है, छोटे मोटे लोग बैठे थे, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जबकि वो ज्यादा है। ना भी बंद हो तो उनका काम कम हो रहा था, काम कम हो गया, सही बात है। उन्होंने जो अपनी दुकान पे 4 सेवक रखे हुए थे कि उनका भी घर चल रहा था, उसमें कटौती कर रहे हैं, ग्राहक आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ग्राहक कम हो गए। सही बात, मतलब बात तो टैरिफ से चली थी, लेकिन आपने ये बात पकड़ ली है कि हम सामना क्यों नहीं कर पा रहे। टैरिफ तो अपनी जगह है। वाह, मजा आ गया सर। पिछले 1-2 महीनों में हमने जितना टैरिफ शब्द सुना, इससे पहले तो कभी नहीं सुना था। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ऐसा हुआ कि हमारे शब्दकोश में इस शब्द का इजाफा हो गया। सब ढूंढने लगे टैरिफ क्या होता है, टैक्स जैसा ही होता है क्या कुछ, क्योंकि पता नहीं था, सुना नहीं था। हालांकि देश दुनिया में शब्द का इस्तेमाल पहले भी होता था, टैरिफ तो लगते ही थे, कम भी होते थे, सरकारें तब भी माथापच्ची करती थी, पूंजीपति उद्योगपतियों की चिंता का विषय था। लेकिन अभी जब से ट्रंप लौटे हैं, ये चिंता का विषय हो गया है आम लोगों के लिए भी, क्योंकि जिस तरह की बातें हम लोग सुन रहे हैं कि नौकरियां जा सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है, हिंदुस्तान जो बड़ी इकोनॉमी होने की तरफ था उसे धचका भी लग सकता है, तो सब बातें करने लगे हैं, एक दूसरे से पूछने लगे हैं। और अब जब ट्रंप ने कल कह दिया है कि 25% टैरिफ वसूला जाएगा भारत से 1 अगस्त से, आज 31 है, कल 1 है, पहले ही कह दिया उन्होंने, जबकि 1 को ऐलान करने वाले थे, तो ये चिंताएं और भी ज्यादा उभरने लगी हैं। इनफैक्ट भारत कभी नहीं चाहता था कि रशिया और USA के बीच उसे किसी को चुनना पड़े, लेकिन अब लग रहा है कि शायद उसे इस दोराहे पर भी आकर खड़ा होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किसके साथ जाए, किसके साथ ना जाए। तो एक रस्साकशी है, सबके मन में चिंताएं हैं, दोनों सरकारों के मन में भी हैं और हम लोगों के मन में तो हैं ही। तो हमने सोचा इस पर बात की जाए थोड़ा विस्तार से। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, मशहूर अर्थशास्त्री हैं, आपने उनके लेख पढ़े होंगे, टीवी पर कई बार देखा होगा। और अभी मैं बात कर रहा था, बहुत लंबा चौड़ा प्रोफाइल है सर का, तो इतने लंबे चौड़े प्रोफाइल को बताने की आवश्यकता तो नहीं है, पर बता दूं कि आप JNU से पढ़े हैं, DU से पढ़े हैं, फिर प्रिंसटन चले गए थे, और इकोनॉमिक्स में खासकर आप बता रहे थे ब्लैक इकोनॉमी। जी हाँ, काले धन की अर्थव्यवस्था, उस पर आपका बहुत ज़बरदस्त काम है। तो सर, टैरिफ की आज बात करूंगा, काले धन की जितने और करेंगे। हालांकि आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं, काले धन पर भी बात होने लगी है जब से मोदी सरकार लौटी है, और अब जब ट्रंप आए हैं तो टैरिफ पर। जी हाँ। मुझे बताइए, 1 अगस्त की डेडलाइन थी, सब इंतजार कर रहे थे कि 1 अगस्त को कुछ होगा। ये धमाका तो कल रात ही हो गया, तो क्या हुआ होगा? क्या भारत किसी डील पर नहीं पहुंचा है? हमारी असफलता है ये, या ये थोड़ी बेसब्री है ट्रंप में? नहीं, देखिए, जो ट्रंप है वो अब एक दुनिया के राजा हैं। वो इसी तरह काम कर रहे हैं कि मैं राजा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वही होगा। वो सब देशों को धमका रहे हैं, सब देशों से कंसेशन ले रहे हैं। जो EU है, जो मतलब सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ना,
दुनिया में, उससे कंसेशन ले लिया, जापान से ले लिया, बाकी और देशों से, तो वो बिल्कुल राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनको किसी और से मतलब नहीं है कि मतलब किसी का क्या होता है। वो कहते हैं भाई मेक अमेरिका ग्रेट, है ना, मुझे तो अमेरिका को बड़ा बनाना है ना। हमने भी कहा था मेक इंडिया ग्रेट, है ना, वो मेक अमेरिका ग्रेट बोल रहे हैं। तो ये जो टैरिफ का मामला है वो मतलब नेगोशिएशन कई राउंड पे हुए, भारत से टीम गई, वहाँ की टीम आई, लेकिन समझौता नहीं हो रहा क्योंकि बुनियादी फ़र्क है। 5 दौर हो गए हैं। हाँ, बुनियादी फ़र्क है। मतलब भारत एक बहुत गरीब देश है, अभी भी मतलब $2800-2900 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हमारी आय है, उनकी 88,000 है, हमसे 30 गुना ज़्यादा है। तो मतलब बहुत ही फ़र्क है हम दोनों की अर्थव्यवस्था में। हम वो नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खुला व्यापार हो। हाँ, खुला व्यापार हम कर नहीं सकते, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हम वो compete नहीं कर सकते ग्लोबल मार्केट में, खासकर जैसे कृषि है। कृषि में हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, 85% जो किसान हैं 5 एकड़ से कम के हैं, छोटे या मझौले हैं, छोटे जोतते हैं, बिल्कुल आधा एकड़ 1 एकड़ भी जोतते हैं, और उस पर 2-4-5 लोगों का परिवार कायम है। उनकी आमदनी साल में 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख होती है। जबकि एक अमेरिका में जो सबसे छोटा से छोटा जो किसानी होती है वो 250 एकड़ की। तो यहाँ पे 1 एकड़, आधा एकड़, वहाँ पे 250 एकड़। यहाँ पे उसके पास, बेचारे के पास कोई कैपिटल नहीं है लगाने का। 10-20 हज़ार ज़्यादा उसका जो हल होगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, वहाँ पे कम से कम 10 करोड़ का कैपिटल है। तो 250 एकड़ के फार्म पे वहाँ पे 2-4 लोग काम करते हैं क्योंकि सब मशीनों से काम होता है। और फिर सरकार उनको सब्सिडी देती है ज़बरदस्त, 26 लाख रुपए की एवरेज सब्सिडी है एक किसान को, जबकि हमारा किसान बेचारा बड़ी मुश्किल से 1.5-2 लाख रुपए कमाता है। तो कैसे कम्पीट कर सकता है? और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नहीं, आप तो मार्केट खोलो, हमारे पास सरप्लस है, जीएम भी हम जो कर रहे हैं, हम जीएम भी आप खोलो, हम नहीं कर सकते वो। तो इसलिए ये जो टकराव है वो एक बुनियादी टकराव है, क्योंकि वो चाहते हैं हम खोलें, हम वो कर नहीं सकते क्योंकि हमारी 46% जो वर्कफोर्स है वो कृषि में है, 60% लोग कृषि पे निर्भर हैं। अगर उसको धक्का लगता है तो बहुत बड़े लेवल पे धक्का लगेगा, क्योंकि जो किसानी में है वो परेशानी में वैसी हैं। ये खुलने के पहले ही वो परेशानी है, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, कि किसानी एक नुकसान का धंधा है, यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। जो स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था वो इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पा रहे, जिससे कि कुछ उनको प्रॉफिट होता। तो हर तरह से जो परेशानी है यहाँ पे किसानी में, तो हम नहीं कर सकते। दूसरा, अभी हमारा 60% जो इक्विपमेंट है डिफेंस का वो रूस से आया हुआ है, उसके लिए पार्ट्स हमें चाहिए। अगर हम पार्ट्स नहीं उसके रखेंगे तो हम जो चला नहीं पाएंगे। तो चाहे वो सुखोई एयरक्राफ्ट हो, चाहे बाकी जो गन्स वगैरह हो, वो सब में हम उसमें फंसे हुए हैं। तो जो ट्रम्प साहब चाहते हैं वो हम कर नहीं सकते, तो इसीलिए नेगोशिएशन हो रहे हैं और जो वो कोई समझौता नहीं हो रहा। अब ट्रम्प साहब क्योंकि राजा की तरह कर रहे हैं बिहेव, तो वो कहते हैं कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए एक बुनियादी जो एक फ़र्क आ गया है, जो एक हम नहीं उनको जो प्लीज़ कर सकते, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम फिर टैरिफ लगाएंगे। उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए भारत एक मामूली ट्रेडिंग पार्टनर है, हमारे लिए वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो हमें अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, उनकी अर्थव्यवस्था पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा कि अगर भारत से समझौता नहीं होता। तो इसलिए ये जो बुनियादी जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना, वो वजह है कि उन्होंने तुरंत अनाउंस कर दिया। उनको लग गया कि ये भारत से समझौता नहीं हो पाएगा, तो इस पे दबाव बनाना है। और वो दबाव खासकर इस समय और ज़्यादा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि रूस को फ़ायदा नहीं होना चाहिए ट्रेड से। वो कह रहे हैं कि किसी को ऑयल नहीं खरीदना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वहाँ से जो उनको एनर्जी से जो उनको मिलता है पैसा, वो नहीं मिलना चाहिए, जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था ठीक न चले। तो फिर जब दबाव बनेगा तो वो जो रूस से करवाना चाहते हैं फिर रूस करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से मुझे लग रहा है उन्होंने अनाउंस कर दिया। अच्छा, अनाउंस कर भी देते हैं फिर विड्रॉ भी कर लेते हैं। वो तो कोई ऐसा नहीं कि एक बार अनाउंस कर लिया तो विड्रॉ नहीं करते, है ना। वो पहले उन्होंने फरवरी में कहा था कुछ करेंगे, फिर 2 अप्रैल को कहा फ्रीडम डे हो गया, फिर 90 दिन का पोस्टपोन कर दिया, फिर जुलाई में पोस्टपोन कर दिया, है ना। तो 1 अगस्त हो गया। तो ट्रम्प साहब बिल्कुल राजा हैं, वो जो मर्जी जब मर्जी कह देते हैं, और वही एक तरह से दुनिया में फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि ईयू ने शुरू में रजिस्ट किया,
लेकिन फिर अब ईयू मान गया। हालांकि मैक्रो कह रहे हैं कि गलत है, मैक्रो कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा है ना, जो ओरबान है हंगरी के वो भी कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ईयू मान रहा है ना। तो लोग, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है अमेरिका की और सब लोग उससे ट्रेड करना चाहते हैं, तो सब लोगों को दबा पाते हैं। अगर बाकी सारे देश एक तरह गठबंधन कर लेते तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ता। एक एक करके उन्होंने तोड़ा है सबको। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी रही है। वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, वो एक मतलब ट्रांजैक्शनल पर्सन है। तो वो ट्रांजैक्शनल पर्सन जो होता है वो देखता है कि मैं कहाँ से अपना फ़ायदा करूँ, और बाकी देश भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में बेगर दाई नेबर, मतलब कि अगर मुझे फ़ायदा हो जाए, दूसरे को नुकसान हो जाए तो कोई मैं अपना कर लूँ। तो अगर सब मिल के करते तो फिर जो कुछ और बात होती। अब अलग अलग हर एक कोई चाह रहा है कि मैं कुछ अमेरिका से फ़ायदा उठा लूँ, तो अलग अलग वो फिर जब ट्रंप के जो गेम में हम आ जाते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी नहीं होना। और मैं ये बार बार पिछले जनवरी से लिख रहा हूँ कि अगर बाकी सारे देश एक स्ट्रैटेजी बना के जो अमेरिका को कन्फ्रंट करेंगे तो अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रंप साहब की बादशाहत नहीं चलेगी। पर ये हुआ नहीं है। क्या हम अपना केस ठीक से ट्रंप के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 5वें दौर की बैठक हुई है और अभी अगस्त में फिर से, मतलब 25 अगस्त को फिर से यूएस से एक टीम आने वाली है बात करने के लिए। तो या तो ये हो सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि हम अपना केस ही प्रेजेंट नहीं कर पाए, ट्रंप को समझा नहीं पाए, या फिर सर यही बात ठीक है कि ओबामा और बुश बेहतर समझते थे भारत को और भारत की चिंताओं को? ऐसा है कि देखिए, ये एक कैपिटलिज्म का क्राइसिस है। कैपिटलिज्म का क्राइसिस क्या है कि टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से बदल रही है। उस टेक्नोलॉजी के बदलने से और जो मल्टीलैटरल ट्रेडिंग WTO का हुआ, उसके चलते हुए बहुत सारा प्रोडक्शन अमेरिका से बाकी देशों में चला गया। क्योंकि जो WTO में नेगोशिएशन था उसमें लो टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी सब आते थे, है ना। तो हाई टेक्नोलॉजी तो एडवांस कंट्रीज किसी को देना नहीं चाहते। सही। इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी पे वो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट असर्ट करते हैं कि वो हम उसको करेंगे। तो आप जो उसको पे करें और वो आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो उसी टेक्नोलॉजी से चीन भी प्रोड्यूस करेगा, भारत भी प्रोड्यूस करेगा, अमेरिका भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वहाँ पे जो कंपटीशन है उसमें चीन को और भारत को फ़ायदा है और अमेरिका को नुकसान है। वजह उसकी है कि अमेरिका में मिनिमम वेज जो है वो $7.25 प्रति घंटा है, एवरेज, मतलब जो मिनिमम। लेकिन कई राज्य हैं वहाँ पे $15-16 है, और खासकर जैसे एल्यूमिनियम, स्टील और ऑटोमोबाइल वहाँ पे $25-30 है। तो मतलब एक दिन में वहाँ का वर्कर इतना कमा लेता है जितना कि भारत का वर्कर 2 महीने में नहीं कमाएगा। तो इसलिए वेजेस कम होने से हम उस टेक्नोलॉजी से वो चीज़ें सस्ती प्रोड्यूस कर लेंगे। तो जैसे ऑटोमोबाइल है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, तो ये जो प्रोडक्शन वहाँ पे होता था अमेरिका में, वो शिफ्ट कर गया है चीन में, मेक्सिको में, इंडिया में, और हम लोग वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो वही है। लेकिन तो ट्रंप के पूर्ववर्ती जो नेता रहे उनकी नीतियां थी, वो उन्होंने छूट दी कंपनियों को अपनी कि वो बाहर जाएं सस्ते लेबर पर चीन से या भारत से। तो उससे उनको भी फायदा है, क्योंकि उनको भी सस्ता माल मिल रहा है। बिल्कुल। अगर वो माल अमेरिका में प्रोड्यूस हो तो महंगा पड़ेगा। अपनी ही नीतियों में उलझे हुए हैं वो। हाँ, तो इसलिए उन्होंने ये किया। हाँ। लेकिन अब उससे जो अच्छे जॉब्स थे, तो इसीलिए जो ब्लू कॉलर वर्कर है वहाँ पे रस्ट बेल्ट हो गया। मतलब जैसे पिट्सबर्ग में स्टील प्रोडक्शन होता था, वहाँ पे रस्ट बेल्ट, क्योंकि वो सारा वहाँ से चला गया। डिट्रॉइट में कार प्रोडक्शन था, है ना, तो डिट्रॉइट से वो चले गए, है ना। तो ये जो, इसलिए ट्रंप साहब बार बार कहते हैं कि ये तो हमारे जॉब छीन रहे हैं, है ना, ये हमारे जॉब चले गए, मैं वापस लाऊंगा जॉब्स। और जब ट्रंप जब पहली बार आए थे तो उन्होंने दबाव डाला था जो ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह पे कि आप वापस प्रोडक्शन अमेरिका में लाइए, आप बाहर नहीं करिए। जैसे वो अभी एप्पल के लिए कह रहे हैं कि भाई आप प्रोडक्शन अमेरिका के लिए अमेरिका में करें, वो इंडिया और चाइना में नहीं करें, है ना। वहाँ पे क्यों आप क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनकी जो ट्रंप की स्ट्रैटेजी ये रही, क्योंकि वहाँ पे जो वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर, वो परेशान है। उसके जो अच्छे जॉब थे वो चले गए, अब वो सर्विसेज सेक्टर में कम सैलरी पे काम कर रहा है। तो इसलिए एक वहाँ पे ब्लू कॉलर वर्कर भी ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था, जबकि ट्रंप प्रो कैपिटलिस्ट है, वो कोई प्रो वर्कर तो है नहीं। पर क्योंकि वो कह रहा है कि जब मैं ये जॉब वापस लाऊंगा, मैं ये स्टील का लिया है, हमसे चोरी कर लिया है, को एड्रेस कर पा रहा है। हाँ, तो वो एड्रेस कर रहा है। तो इसलिए वो क्राइसिस है कैपिटलिज्म का कि अगर आपको फायदा हो रहा है तो कुछ सेक्टर्स को नुकसान भी हो रहा है। तो ये जो ट्रेड जो हुआ जो WTO के तहत, उसमें कई सेक्टर्स में अमेरिका को नुकसान हुआ,
लेकिन ओवरऑल तो फायदा हुआ, क्योंकि सारा WTO का नेगोशिएशन तो अमेरिका गवर्न कर रहा था, वो सारे अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा था और बाकी रिच नेशंस के लिए कर रहा था। तो उन लोगों को फायदा हुआ। हम लोग को फायदा ये हुआ कि इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्शन हमारे यहाँ आया, लेकिन हमारे वर्कर्स को उससे फायदा नहीं हुआ। क्योंकि वर्कर्स को क्यों नहीं फायदा हुआ? क्योंकि वही चीज़ जैसे टेक्सटाइल है, वो वियतनाम भी प्रोड्यूस कर रहा है, चीन भी प्रोड्यूस कर रहा है, भारत भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो हवाई भी कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है ना। तो हम कंपटीशन में बड़ा सस्ता प्रोवाइड कर रहे थे उनको। तो अमेरिका को ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही थी। वहाँ का जो नागरिक है वो लिविंग बियॉन्ड द मीन्स था, क्योंकि वो उसको ये सारी चीज़ें हमारा जो सस्ते लेबर से वो हम सस्ता प्रोवाइड कर रहे थे उसको, जो अगर वहाँ में उत्पादन होता तो उसको सस्ता नहीं मिलता। बिल्कुल। दूसरा ये, क्योंकि जो अमेरिका का जो डॉलर है वो एक विश्व करेंसी हो गया, जिसको डॉलराइजेशन बोलते हैं, है ना। तो उसके चलते हुए आप सारे डॉलर बाहर दे देते हैं। जितना माल आपका आ रहा है और आपका डेफिसिट है, तो बाहर वाले देश आपको उसको होल्ड कर रहे हैं। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि आप दुकान पे गए, आपने सामान खरीदा और दुकानदार को कहा भाई मैं बाद में पे करूँगा, उसने कहा ठीक है, लोन हो गया। फिर आप गए, मुझे जो और सामान चाहिए, मैंने फिर ले लिया, उसने कहा अच्छा मैं लोन और बढ़ा देता हूँ। तो अमेरिका भी जो लोन है बाकी दुनिया का वो बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि इट्स लिविंग बियॉन्ड इट्स मीन्स। जो उसके पास पैसा नहीं है वो भी मतलब उससे कर ले रहा है। तो अमेरिका को रीपे नहीं करना वो लोन, क्योंकि लोग डॉलर होल्ड कर रहे हैं। और जो एक्सेस मतलब जो हुआ बाहर, जैसे चीन के पास $3.5 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा डॉलर में है। तो मतलब सामान भी खरीद लिया अमेरिका ने और उसका पेमेंट भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि चीन ने उसको वापस अमेरिका में जो ट्रेजरी बॉन्ड्स में वो कर दिया, है ना। तो इसलिए उसको पे नहीं करना पड़ रहा। तो अमेरिका लिविंग बियॉन्ड इट्स मीन्स। और इसीलिए हो सकता है क्योंकि डॉलराइजेशन हो गया दुनिया का ना, तो इसलिए अमेरिका को बहुत फायदा है। उसका सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है ना, उसका सबसे बड़ा बजट डेफिसिट है। कोई दुनिया का देश इतना बजट डेफिसिट नहीं कर सकता, इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं कर सकता, उनकी करेंसी कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन डॉलर क्योंकि सब होल्ड करते हैं, तो मतलब जो बाहर जाता है वो डॉलर रखता है, जो वापस आता है फिर भी डॉलर घर पे रखता है। तो एवरी डॉलर जो आपके देश के बाहर है वो इंटरेस्ट फ्री लोन है अमेरिका को। तो इसलिए अमेरिका हैज बीन लिविंग बियॉन्ड इट्स मीन्स। ये ट्रम्प साहब नहीं देख रहे कि अमेरिका के फ़ायदे के लिए ये मल्टीलैटरल ट्रेड हुआ है, और वो जो WTO में हुआ उससे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनको सर्विसेज के लिए मार्केट ओपन हो गया। उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो जो हो गए। नहीं तो पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे इतना नहीं था। ये तो जब WTO का जो नेगोशिएशन हुआ, तो उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन था 1987 में पुएंता देल एस्ते में, तो उसमें नए इश्यूज आए। तो उसके पहले जो गैट होता था, वो गैट सिर्फ ट्रेड इन इंडस्ट्रियल गुड्स होता था, उसमें एग्रीकल्चर नहीं था, उसमें सर्विसेज नहीं थे। तो ये जब से सोवियत यूनियन कमज़ोर पड़ा 1985 के बाद, तो अमेरिका को और वेस्ट को लगा कि अब हम मार्केट कैप्चर कर लेंगे तीसरी दुनिया के देशों के। तो 82 में जैसे मुझे उस समय के हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी थे वो बताते हैं कि जो उनका जो नेगोशिएटर था गैट में 82 में, उसने कहा कि अब आपको रूस नहीं बचा सकता, अब हम आपका कृषि का मार्केट खुलवा के रहेंगे, क्योंकि हमारा कृषि का सरप्लस है और हम उसको बेचना चाहते हैं वहाँ पे। तो इसलिए जब से रूस कमज़ोर पड़ा तो वेस्ट को लगा कि अब हम तीसरी दुनिया के देश के जब मार्केट खुलवा लेंगे। तो इसलिए उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो हुआ इन 1987 में, उसमें ट्रेड इन एग्रीकल्चर, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स, ट्रिम्स, WTO, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, सारे न्यूज़ ले आए। और उस पर फिर नेगोशिएशन हुआ। एक डंकल ड्राफ्ट बना 1990 में कि भाई ये एडवांस कंट्रीज़ की पोजीशन है और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की। सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की पोजीशन को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा, और मेन टैक्स जो था वो जो एडवांस कंट्री चाहते थे वो कर लिया, और फिर सारे के सारे स्क्वायर ब्रैकेट निकाल दिए। और फिर 1994 में मार्राकेश में सिग्नेचर हुआ WTO पे, है ना। और उसमें सिर्फ जो एडवांस कंट्रीज़ की पोजीशन थी वही थी, और तीसरी दुनिया के देशों को कहा कि टेक इट और लीव इट, मतलब आपको मानना है तो ये मानो और नहीं मानना है तो जाओ। पर किसी भी तीसरी दुनिया के देश को ये नहीं हो सकता था कि वो छोड़ दे, क्योंकि ट्रेड तो फिर उन्हीं देशों के साथ करना है, मतलब फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, जर्मनी के साथ, अमेरिका के साथ। तो अगर आप जो WTO में नहीं है तो इंडिविजुअली सबसे नेगोशिएट करना पड़ेगा, तो और भी ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। WTO में है तो आप कलेक्टिवली बार्गेन कर सकते हैं। तो इसलिए सब WTO में आ गए, और WTO 1 जनवरी 1995 से शुरू होता है, और उसके बाद राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन होते हैं। अब उसमें हुआ क्या कि रूस को भी शामिल कर लिया, और बाद में चीन को भी,
अब 2006 चीन जो है था उसमें हिम्मत ज़्यादा थी, क्योंकि वो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक थिंकर है। उसने टेक्नोलॉजी में डेवलप किया और ज़बरदस्त उसने अपना जो सप्लाई चेन्स डेवलप किए, लॉजिस्टिक्स डेवलप किए, और वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। तो WTO का सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन ने उठाया, बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्री जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी, वो वहाँ चली गई और इसलिए उनका ट्रेड सरप्लस हो गया खूब ज़बरदस्त। और उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ये क्या कि R&D खूब किया। मतलब आज भी अगर आप देखें तो वो R&D पे 3% GDP का खर्च करते हैं, भारत 0.65% यानी 1/5, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है। तो यानी कि वो हमसे करीब करीब 22 गुना ज़्यादा R&D में खर्च कर रहे हैं। तो R&D में बहुत आगे निकल गए, तो वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, क्योंकि एक तो स्केल भी उनका ज़बरदस्त प्रोडक्शन का और टेक्नोलॉजी भी उनके पास बेटर। इंडिया में हमारा स्केल उतना नहीं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था छोटी है और हमने R&D नहीं किया, तो हम इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी लेते हैं। तो उसके आधार पे हम नहीं इतना करने। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी WTO में हुआ वो अमेरिका के डोमिनेशन से हुआ, अमेरिका के फायदे के लिए हुआ। अब जो फायदे मिले अमेरिका को वो ट्रम्प साहब नहीं बताते कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हमें फ़ायदा मिला, हमारे सर्विसेज सेक्टर ओपन हुआ, हमारे जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस हैं, वो सारी दुनिया में फैल गए, हमें वो फ़ायदा मिला। लेकिन अब वो सिर्फ वो चीज़ें देख रहे हैं जहाँ पे वो इंडस्ट्री चली गई, जो एल्यूमिनियम है, स्टील है, ऑटोमोबाइल्स है, जिसकी वो बात करते हैं ना। तो इसलिए ये बहुत ही एक तरफा है। तो बिजनेसमैन ट्रम्प अलग है, हाँ, और नेता ट्रम्प एकदम अलग। बिल्कुल। और कैपिटलिज्म का क्राइसिस है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अच्छे जॉब्स भी वहाँ पे हों, लेकिन क्योंकि वेजेस में इतना डिफरेंशियल है वो हो नहीं सकता। अगर वो करें भी, अभी जैसे कि मैं उनके जो टैरिफ को ना, उनको रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं बोलता, अच्छा, मैं बोलता हूँ वो प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है। ओके, वो अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए है। पर अगर आपके जो वेजेस ज़्यादा हैं और आपको अपनी इंडस्ट्री वापस लानी है तो आपको हाई टैरिफ रखने पड़ेंगे। तभी एवरेज टैरिफ जो अमेरिका का होता था 3%, उसको बढ़ा के अब वो कर रहे हैं 15 से 25%। तो वो एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और जहाँ से ज़्यादा ट्रेड हो रहा था वहाँ पे ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे उनको एडवांटेज है वेजेस का, तो इसलिए हम ज़्यादा टैरिफ रखेंगे तो इंडस्ट्री वापस आएगी, नहीं तो इंडस्ट्री वापस नहीं आएगी। तो उनका मकसद ये है कि जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं वो वापस आ जाएं, उनका उत्पादन अमेरिका में हो। अब उसका असर ये होगा कि टैरिफ एक तो बढ़ा दिया, और अंदर क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई तो बढ़ेगी। अब महंगाई का असर किसके ऊपर पड़ेगा? अमेरिकन, आम अमेरिकी पर, है ना। फाइनली तो इसीलिए जो तो येल ने जो स्टडी किया, अभी कुछ समय पहले आई उनकी स्टडी, तो उन्होंने कहा ये इन टैरिफ से एवरेज फैमिली को $2700 प्रति वर्ष का नुकसान होगा, क्योंकि इतना उनका जो है बजट पे असर पड़ेगा, खर्च होगा, है ना। तो इसलिए ये जो सारा का सारा इसको हमें समझने के लिए सोचना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म किस तरह से फंक्शन कर रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। क्योंकि 3 तरह की टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी का एक फ्रंटियर होता है, मतलब कि जो 1950s की हाई टेक्नोलॉजी थी वो अब लो टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी हो गई। जो हाई टेक्नोलॉजी 70s की थी वो अब इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी हो गई, और जो आज की हाई टेक्नोलॉजी वो आगे चल के वो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी का फ्रंटियर मूव कर रहा है, हम भी उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं। अब हमने भी, इसरो ने रॉकेट भेजा है ना, चांद पे भेजा, हमने मार्स पे, लेकिन चांद पे और मार्स पे अमेरिका ने कब भेजा? 1960s में। तो हम आज 50 साल बाद वो कर रहे हैं जो उन्होंने किया, लेकिन फिर भी एक क्रेडिटेबल चीज़ है कि भारत ने किया, क्योंकि बाकी और तीसरी दुनिया के देश नहीं कर सकते। इतनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है, इतना हमारे यहाँ साइंटिस्ट वगैरह हैं कि हम कर सकते हैं, तो क्रेडिटेबल है। लेकिन हमारा गैप है, टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। तो हम जो स्ट्रेटजिकली R&D वगैरह पे करना चाहिए वो नहीं कर रहे, इसीलिए हम फंसे हैं। अगर हम R&D वगैरह पे करते होते, जैसे चीन ने अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लिए, उन्होंने मिसाइल्स बना ली, है ना। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो रूस के साथ कोलैबोरेशन में है, जबकि चीन ने अपनी जो बना ली हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह, जिसका उन्होंने अभी जो ऑपरेशन हुआ उसमें इस्तेमाल किया। और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उन्होंने तैयार कर लिए हैं, बल्कि उन्होंने एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी जो अनवेल किया, जो कि अमेरिका भी घबरा गया। हाँ, और फिर आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जहाँ पे अमेरिका बिल्कुल एश्योर्ड था कि हम ही सबसे ऊपर हैं, वो डीप सी को तुरंत ले आए, जो कि बहुत केपेबल है। R&D अगेन है ना, जो आपने फर्क समझाया बहुत खूबसूरती से। तो ये R&D जो है ना, और R&D तभी हो सकता है जबकि कंट्री का एक स्ट्रेटेजिक विजन हो। वो विजन कम से कम 30-40 साल का विजन हो।
मतलब आप 2 साल 3 साल के विजन पे आप जस्ट R&D नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपका विजन होना चाहिए कि कहाँ कहाँ आप जो ऑपरेट करेंगे, किन किन क्षेत्रों में करेंगे, और उसके लिए हायर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिना हायर एजुकेशन के R&D नहीं हो सकता। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन को हम डेसिमेट कर आप देते ये हैं। उम्मीद नहीं कर सकते कि 24-25 साल की उम्र में कोई नौकरी करे। उसे थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ में रुकना पड़ेगा, मेहनत करनी नहीं, पड़ेगी। यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से काम करेंगी? यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोनॉमी नहीं होगी, बिल्कुल। तो वो रिसर्च नहीं होगी। नहीं होगी। अगर आप फंड कट, हाँ। नहीं, फंड तो एक चीज़ है। अगर आप ये कहते रहेंगे कि अमर्त्य सेन लास्ट वर्ड है इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब तक आप क्रिटिक नहीं उसका डेवलप करेंगे, तब तक इकोनॉमिक्स नहीं है। उसी तरह अगर आप कहते रहेंगे आइंस्टाइन इज द लास्ट वर्ड, तो फिजिक्स नहीं एडवांस करेगी। तो जो भी करेंगे उसके लिए क्रिटिक करना पड़ता है आपको, उसके लिए आपको ऑल्टरनेटिव देखना पड़ता है। अगर गैलीलियो नहीं कहते जो उन्होंने कहा, तो फिर जो कैसे जो हमारी जो तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वो सप्रेस कर दिया जाता है। क्रिटिक मतलब कहीं क्रिटिसिज्म होता है तो उसको एक बुरा माना जाता है, जबकि एक्चुअली वही तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होना है, और वो हमारी हवा बाहर भी होनी चाहिए। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है रिसर्च के लिए, जिसमें खुली छूट होती है आइडियाज़ के लिए। तो उससे कुछ उथल पुथल भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, लेकिन उसको टॉलरेट करना पड़ता है ना। जैसे कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ है, वो R&D में बहुत आगे हैं, हार्वर्ड वगैरह, लेकिन वहाँ पे उथल पुथल भी होती है, वो चीज़ों पे प्रोटेस्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कौन प्रोटेस्ट करेगा? हमको उसको टॉलरेट करना चाहिए कि भाई स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट करेंगे, टीचर्स भी। जो आदमी टीचर जो एक थिंकर है, तो हर चीज़ के बारे में सोचेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके बारे में सोचो, इसके बारे में नहीं सोचो। और यूनिवर्सिटीज़ को ये छूट भी देनी पड़ेगी कि वो उस तरह की बातें अंदर वहाँ हो सके, विमर्श हो सकें, जो आमतौर पर बाहर नहीं भी लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि किसी भी फील्ड में इनफैक्ट, तो मतलब वो सभी क्षेत्र में होगा तो खुलापन होना चाहिए। तो हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सप्रेस कर देते हैं। हमारी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी सप्रेस कर दिया हमने। तो कुल मिला के हमारे जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक आगे बढ़ने की, है ना। तो अगर ऐसी स्ट्रैटेजी होती, तो जैसे चीन है, उसमें फिर भी अभी भी दम है, वो अभी भी खड़ा हो जाता है। अमेरिका ने 125 कर दिया तो उन्होंने 145 कर दिया, तो उन्होंने 125 कर दिया। हम कर लेंगे खपत, हम भी कर लेंगे, है ना। तो वो कैपेबिलिटी एक और कॉन्फिडेंस उससे आता है कि हम करेंगे, भी नहीं चाहिए सर, है ना। और इसलिए अमेरिका को बल्कि अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का खोलना पड़ा। उन्होंने मतलब कहा कि अच्छा ठीक है, ये तो माल चीन से आता है, कोई और नहीं हमें दे सकता, तो इन्होंने उसको छूट भी दे दी। तो अमेरिका को मतलब लगा कि भाई हमको इनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कर सकते। तो भारत भी, अगर हमारी भी R&D होती, हमारी भी वो होता, हम इतना आर्मामेंट पे डिपेंड नहीं करते होते अमेरिका पे और रूस पे, तो हम भी मतलब जो एक अपना स्टैंड ले सकते थे। आज स्टैंड लेने की स्थिति में हम नहीं हैं। तो ये मोदी सरकार का जो इल्ज़ाम है, ये ठीक ही है फिर? क्या कि पिछली सरकारों ने काम ही नहीं किया इस पर? नहीं, सबकी परेशानी है। मतलब ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है, कम से कम 50s-60s में हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, हमने इसरो क्रिएट किया, हमने जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह किया, तो एक साइंटिफिक टेम्पर की तरफ हम मूव किए। पर हम स्लो थे। हाँ, पर बहुत स्लो थे, है ना। हमें 90 का चीन, 90 का भारत, और फिर अब हमें जो शिक्षा में करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। वो शिक्षा में हम शुरू से करते होते तो हम भी बहुत आगे निकल गए होते। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी एक जो पिछड़ापन है वो इसलिए रहा कि हमने अब जैसे कि विक्रम सेठ की सूटेबल बॉय है ना, उसमें वो कहता है कि जो हमारी लीडरशिप थी वो फ्यूडल थी, है ना। 50s में वो नहीं चाहते थे कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए। मैंने जब अपना फिजिक्स छोड़ के इकोनॉमिक्स के आया, तो बीच में मैंने भी होशंगाबाद ज़िले में रूरल डेवलपमेंट किया। तो वहाँ का जो पलिया, जो लैंडलॉर्ड था, वो हमें कहता था इन बच्चों को आप पढ़ा देंगे तो मेरे गरड़िया का काम कौन करेगा, आप मत पढ़ाओ। तो ये हमारी लीडरशिप में ही था कि एजुकेशन लिमिटेड रहे, वो सारे सबको ना हो, और ठीक है। तो ये एक हमारे जो फ्यूडलिज्म है हमारे देश का ना, और ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ये दो चीज़ें हमारे उसमें आई कि इन्होंने रोका हमारे डेवलपमेंट को, R&D को, एजुकेशन के बारे में जो हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। सर, पर 90s के बाद रोकने वाला कौन था? 90 में जब रुख बदला सरकारों का, जब सोवियत यूनियन भी ख़त्म हो गया, हमने भी तय किया कि लाइसेंस राज ख़त्म होगा, हम मजबूर थे, मार्केट हमने कोई मर्जी से तो खोला नहीं था, पर फिर भी खुल गया, और चीन का भी खुला। तो
हमें किसने रोका था चीन की तरह तरक्की करने से? मैं मानता हूं कि एक दशक तक सरकारें आती जाती रहीं, टूटी फूटी चलती रही, पर मेरा ख्याल है 99 के बाद तो आपकी रोड एकदम क्लियर थी इस मामले में। नहीं, वो स्ट्रेटेजिक विजन होना जी, चाहिए। मैं वो देखिए, समझना चाहूँगा। हाँ, वो स्ट्रेटेजिक विजन का मतलब है कि आपको अगले 20-30 साल का आपको समझ है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ, जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं डेवलप हुआ। ओके। जो अलग-अलग तबके हैं, जो सोशल फोर्सेस हैं, जैसे हमारे बिजनेसमैन हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए था कि हम 20 साल 30 साल में कैसे नंबर 1 बनेंगे। वो ये करते थे कि आपस में जो पॉलिसी को मैनिपुलेट करके वो जो कंपटीशन करते थे। वो टेक्नोलॉजी पे कंपटीशन नहीं था कि भाई मैं टेक्नोलॉजी डेवलप करूं। तो हमारी जो बड़ी-बड़ी कंपनियां भी हैं, जैसे इन्फोसिस हैं, विप्रो हैं, टीसीएस हैं, वो कोई बुनियादी रिसर्च नहीं करते। सही बात है। वो सिर्फ बॉडी शॉपिंग वगैरह के आधार पे वो कर रहे थे, जबकि उनके पास लिक्विडिटी थी। लेकिन मैंने एक बार सुना कि इन्फोसिस के जो चीफ थे, वो कहते कि हम compete नहीं कर सकते, इसलिए हम R&D में क्यों खर्च करें। तो अगर जहाँ पे मतलब आपके पास इतना कैश है, ये आप तो कर उल्टी सकते बात हैं। है ना, R&D करोगे तो कम्पीट करोगे। नहीं, वो उनका कहना था कि जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उनके पास इतना ज़्यादा कैपिटल है कि हम उनसे compete नहीं कर सकते। पर लेकिन एक वो लिमिटेड विजन की बात है ना। अगर आपका विजन होता कि आप भी compete करते, आप भी जो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करते, है ना, कम से कम ठीक है, आप बैकवर्ड हैं तो आप कम उस पर खर्च करेंगे, लेकिन आप एक केबिलिटी बिल्ड करते रहते हैं मैं ना। आपको टोक कर पूछ रहा हूँ, तो क्या ये सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी इंडस्ट्री की थी, उसके लीडर्स की थी, कि वो 2000 के बाद जब उन्हें खुला हाथ मिल गया था पॉलिसी वाइज, वो इस तरफ ज़्यादा खर्च करते, विज़न लाते, आपस में बात करते, इतने सारे संगठन बने हुए देश में, व्यापारियों के, पूंजीपतियों के भी। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी नहीं सोचा, सरकारों का तो जो है सो है। क्योंकि वो सामाजिक है। जो फ्यूडलिज्म है वो सामाजिक है। वो हमारे बिजनेसमैन में भी है, वो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स में भी है, वो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उसमें भी है। तो एक जो जो, जो एक फ्यूडल मेकअप, उसमें आदमी लिमिटेड सोच से चलता है। तो वो हमारे जो बिजनेसमैन भी हैं, उनको छूट तो मिल गई, पर उससे छूट से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पैसा, कैपिटल बाहर निकाला, फ्लाइट ऑफ कैपिटल से वो कैपिटल बाहर इन्वेस्ट हुआ। हालांकि टैक्स रेट काट दिए गए, हालांकि सारे जो मतलब इतने सारे जो कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस थे वो 1991 के बाद चले गए, कम हो गए, है ना। MRTP खत्म हो गया, स्मॉल स्केल रिजर्वेशन खत्म हो गया, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। पर लेकिन वो बिजनेसमैन ने वो टेक्नोलॉजी में compete करना नहीं सोचा। उनको लगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम ब्लैक इकोनॉमी के थ्रू कमाएंगे, उसको देश से बाहर निकाल लेंगे फ्लाइट ऑफ कैपिटल से, और 90 टैक्स हेवन है उनके जरिए हम जो वो वापस राउंड ट्रिपिंग से ले आएंगे। तो जो हमारे देश में कंपटीशन बढ़ना चाहिए था, वो कंपटीशन नहीं हुआ। कि चीन में उनकी सोच हरदम ये थी कि हम बहुत तेज़ी से तरक्की करेंगे। तभी आप देखें कि उन्होंने जैसे कि 1950s में ग्रेट लीप फॉरवर्ड कि हम जल्दी से इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, धमाका ऐसा किया कि वो उल्टे वो फेल हो गए, हाँ, लेकिन एक अप्रोच था, आप ठीक कह रहे हैं। फिर जो माओ को लगा कि नहीं, हमको जो कंटिन्यूस रेवोल्यूशन चाहिए, तो कल्चरल रेवोल्यूशन ले आए 67 में। फिर उनको जो पलटी मरी है ना, वो जो गिर गए, मारे, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, है ना। लेकिन बीच में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता रहा। उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब 62 में बना लिया, उन्होंने ICBM बना लिया 64 में। एग्रीकल्चर से धीरे धीरे हटने भी शुरू हो गए थे बहुत जल्दी ही। नहीं, वो तो उन्होंने वहाँ पे जो लैंड रिफॉर्म वगैरह जो करने थे वो किए, एग्रीकल्चर में किया, है ना। तो ये सारा कर रहे थे। और फिर 76 में माओ के बाद फिर दंग शाओपिंग ने कहा हाउ डज द कलर ऑफ अ कैट मैटर। हाँ, वो तो काली हो या सफ़ेद बिल्ली, उसको चूहे पकड़ने हैं। तो हमें ग्रोथ करनी है, चाहे जैसे मर्जी करें, कैपिटलिस्ट करें या सोशलिस्ट करें। तो उन्होंने कैपिटलिज्म जो अपना लिया। तो मैं ये मानता हूँ स्टेट कैपिटलिज्म है, रूस में भी और चीन में भी, है ना। बिल्कुल स्टेट कैपिटलिज्म है, वो कोई सोशलिज्म वहाँ पे नहीं है ना। पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, लेकिन मतलब बेसिकली वो स्टेट कैपिटलिज्म था, है ना। तो स्टेट ने ज़बरदस्त जो वो किया, और उन्होंने खासकर बॉटम अप अप्रोच चीन में अपनाया कि उनकी जो विलेज और रूरल इंडस्ट्रीज है वो 20-30% साल बढ़ रही थी। उससे इंडस्ट्रियलाइज उन्होंने किया। हमारे यहाँ टॉप डाउन अप्रोच रहा कि हमारी ऊपर डेवलपमेंट हो जाएगा, वो रिस्क के नीचे चला जाएगा, वो हुआ नहीं। तो सर, अब मेरे मन में इतनी इंटरेस्टिंग आप बात कह रहे हैं, मतलब मैं टोकना भी नहीं चाहता, पर मेरे मन में सवाल बहुत उठ रहे हैं। मतलब बात तो टैरिफ से चली थी, लेकिन आपने ये बात पकड़ ली है कि हम सामना क्यों नहीं कर पा रहे। टैरिफ तो अपनी जगह है। अब मुझे लग रहा है कि फिर मैं आपसे ये पूछूं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल हमने अपना लिया था, और जिसको जैसे तैसे कोई भी सरकार पूरी तरह छोड़ ही नहीं पाई, क्योंकि मन में तो था कि भाई ट्रेन तो गरीबों के लिए ही चल रही है, देखो, या कुछ ऐसे सेक्टर्स तो हैं जिन पर नहीं प्राइवेट हाथों को होना चाहिए। ये जो हमारा एक लोभ लालच था कि हम किसी तरह समाजवादी भी बने रहें, किसी तरह कुछ पकड़े रहें,
आज हम क्या उसे दोष दें फिर? क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि रशिया और चाइना की तरफ देख लो, जो पूरी तरह कम्युनिस्ट थे, उन्होंने त्याग दिया सब, उन्होंने बिल्ली का रंग नहीं देखा। हमें भी बिल्ली का रंग नहीं देखना चाहिए था। नहीं, हमारी समस्या क्या थी, हम्म। आप हिस्टोरिकली अगर देखें तो 1944 में एक फ्रैंक ठाकुरदास कमेटी थी कांग्रेस की, है ना, उसमें बिरला विरला सब शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत कमज़ोर है, हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो एक पब्लिक सेक्टर होना ज़रूरी है आज़ादी के बाद। तो उन्होंने एग्री किया कि बिना पब्लिक सेक्टर के सड़कें कौन बनाएगा, रेलवे कौन बनाएगा, स्टील कौन उत्पादन करेगा, हमारे पास तो कैपिटल नहीं है ना। तो इसलिए ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा जो मॉडल था वो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का एक मिक्स्ड मॉडल, उससे हमने शुरुआत की। और वो पब्लिक सेक्टर था टू सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर। अच्छा। पब्लिक सेक्टर ये नहीं था कि वो अपने आप में चलेगा, वो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, और उस समय हमारे पास आप देखें तो शिक्षा की भी बहुत कमी थी, सिर्फ 16% लोगों के पास कोई शिक्षा थी 1950 में। तो हमें स्कूल भी क्रिएट करने थे, हमें हॉस्पिटल भी क्रिएट करने थे, डिस्पेंसरीज भी क्रिएट करनी थी, तो एक बड़ा रोल पब्लिक सेक्टर को। तो जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उसमें जो नेशनल मूवमेंट था, उसकी समझ क्या थी? उसकी समझ थी कि इंडिविजुअल इज़ नॉट टू ब्लेम। इंडिविजुअल अपने लिए स्कूल नहीं बना सकता, हॉस्पिटल नहीं बना सकता, तो वो स्टेट को करना पड़ेगा, है ना। तो इंडिविजुअल का ब्लेम नहीं है, कलेक्टिवली हम ये सारा करेंगे। तो इसलिए स्टेट को एक बड़ा रोल दिया गया। तो स्टेट को जो बड़ा रोल दिया गया, तो वो एक टॉप डाउन अप्रोच हो गया, बॉटम अप की जगह टॉप डाउन अप्रोच हो गया कि हम ये एडवांस सेक्टर्स को जब बढ़ावा देंगे, पब्लिक सेक्टर इसको बढ़ावा देगा और वो रिस्क के नीचे जाएगा। लेकिन वो मॉडल था यूरोप का 1820, 1813, 1840 का, कि जो टॉप डाउन अप्रोच है ना, वो भारत में उस समय लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि जो एडवांस सेक्टर थे उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो सकता था। तो आपका कैपिटल तो लग गया, पर जो वो आपका जो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता था। इसीलिए हमारा जो नीचे से ऊपर जाता कि अगर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वहाँ जनरेट होता तो लोगों को जो काम मिलता और वो तरक्की कर लेते, वो तो हुआ नहीं, क्योंकि जब वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उन्नत थी। आपके स्टील प्लांट में मतलब हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा, लेकिन उसमें काम तो 2-4 हज़ार को ही मिलेगा, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा लोगों को काम नहीं मिलेगा, और जो बाकी फिर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था और जगह, वहाँ पर कमी हो जाएगी, तो वहाँ पर जो जॉब नहीं क्रिएट होगा। तो इसलिए हमारे अर्थव्यवस्था में क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस आया। 1950s में आप देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, 60s में एग्रीकल्चर का क्राइसिस, 70s में प्राइस राइज और जो ऑयल का क्राइसिस और फिर इमरजेंसी। तो 90 में फिर जाके हमने वो नीति को बदली, और फिर हमने कहा कि नहीं, नाउ द इंडिविजुअल इज टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। अब स्टेट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। अब आपको काम चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर जाओ, शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर जाओ। तो हमने उसको 180 डिग्री टर्न कर दिया अपनी नीति को, है ना। लेकिन पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या था कि गरीबी जितनी थी, तो बहुत सारे रोल हैं जो पब्लिक सेक्टर को प्ले करने थे। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बुनियादी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे कि अगर आपको दिल्ली में ट्रैवल करना है तो डीटीसी बस चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा आप नहीं रख सकते। आपका मेट्रो है ना। तो मुझे याद है कि मैं जब 2001 या 2002 में इंग्लैंड में था, तो वहाँ पे 5 पाउंड का टिकट था जो पूरे दिन का। अब 5 पाउंड का तो मतलब 500 रुपये, तो 500 रुपये में तो उस समय आप श्रीनगर से कन्याकुमारी जा सकते थे। तो इसलिए 500 रुपये का अगर आप डे टिकट यहाँ रखेंगे तो मेट्रो में कोई नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता होगा, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। हमारी पावर जनरेशन है वो भी सस्ती है। मतलब कोशिश यही थी कि एक दिन जो है निजी हाथ जो है वो ही मजबूत हों। हाँ। लेकिन चलो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जो शुरू से ये विजन तो क्लियर, आम आदमी जो था वो नहीं जो अफोर्ड कर सकता था, वो तो बहुत गरीब है ना, आज भी नहीं अफोर्ड कर सकता। इसीलिए आप फ्रीबीज वगैरह देखिए जगह जगह, क्योंकि लोगों के हाथ में उतना पैसा नहीं है कि वो फुल कॉस्ट वो कर सकें। तो इसलिए हमारे यहाँ गरीबी के चलते हुए पब्लिक सेक्टर भी होना ज़रूरी है, प्राइवेट सेक्टर भी होना ज़रूरी है, और प्राइवेट और पब्लिक के बीच बैलेंस क्या हो। हमारा बैलेंस शिफ्ट हो गया। मतलब 1991 के पहले पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा था, दैट वाज द लीडिंग सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर को लीडिंग सेक्टर बना दिया है। अब शिक्षा में भी आप देखिए कितना प्राइवेटाइजेशन हो गया है, और उसके चलते हुए प्राइवेटाइजेशन के चलते हुए कितनी जो तरह तरह की खामियां आ गई हैं, फेक डिग्रीज और फिर जो क्वेश्चन पेपर लीकेज और ये सब तरह की चीज़ें। तो वो मतलब जब तक कि हम जो एक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं करेंगे, तब तक प्राइवेट सेक्टर भी जो बहुत करप्शन में फंस जाता है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था बनती है, उससे फिर हमारी अर्थव्यवस्था पे और धक्का लगता है। तो जो विजन होना चाहिए हमारा कि हमारा देश कैसे चले, वो देश हमें कैसे तेजी से आगे ले जाना है, वो विजन हमारा बार बार वो कट जाता है। इसीलिए मैंने कहा जो कंसेंसस होना चाहिए था देश में, बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियन का, इंटेलेक्चुअल्स का, वो कंसेंसस कभी नहीं बन पाया।
वाह, मज़ा आ गया सर। फिर भी अमेरिका लौटता हूँ जी हाँ। थोड़ा सा। अब ट्रम्प तो हो गए नेता बिजनेसमैन से, तो उन्हें तो ये सब बातें समझ में आने लगी कि उन्हें कौन सी जो है जनता को खुश करना है, किन्हें नौकरी दिलानी चाहिए। लेकिन उनके जो बहुत सारे दोस्त हैं और जो इंडस्ट्री के और जो दुश्मन भी हैं इंडस्ट्री के, उनकी फैक्ट्रियाँ, उनके बिजनेस तो चल ही रहे हैं। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन तो है ही अब। तो क्या ट्रम्प को घरेलू मोर्चे पर अपनी इंडस्ट्रीज से, अपने बिजनेसमैन से भी जो है उनसे चुनौती मिल रही है, चैलेंज मिल रहा है, और वो सफल हो पाएंगे उन्हें हराने में? देखिए, ट्रम्प साहब बिजनेसमैन है, वो प्रो बिजनेस हैं। ये तो एक स्ट्रैटी है कि हम जो ब्लू कॉलर वर्कर को अपने साथ जोड़ लेंगे, कि हम जब वहाँ से जॉब्स वापस ले आएंगे, है ना। वो कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अरे तो कब ग्रेट नहीं था? वो तो ग्रेट था ही। मतलब अगर आप देखें तो जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम उनकी है। उनकी 88,000 है, जर्मनी की 55,000 है, तो जापान की तो 32,000 है। तो अमेरिका वॉज ग्रेट। ऐसा नहीं कि अमेरिका वॉज नॉट ग्रेट, पर बस ये कि मैं अमेरिका फर्स्ट, मतलब सबसे ज़्यादा और भी ज़्यादा करूं, है ना। ये उनका गोल है। तो उसके लिए बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं। इसीलिए पहले वाले अगर आप फेज में देखें, जब वो आए थे पहले, तो उन्होंने टैक्स कट किया, खासकर अमीरों के लिए। हाँ। वो नहीं चाहते कि मेडिकेड वगैरह जो गरीबों को जाए वो सब हो, वहाँ पे वो कटौती कर रहे हैं, है ना। तो वो एक्चुअली उनका सारा का सारा प्रो बिजनेस एटीट्यूड है। पर लेकिन पॉलिटिक्स में वो मतलब जो ब्लू कॉलर वर्कर है उसको भी साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन जो वो कर रहे हैं उससे अमेरिका को बहुत धक्का भी लगेगा। वजह क्या है कि जब आप जो टैरिफ की जो हम बात करते हैं, जो आपने शुरू में पूछा, तो टैरिफ से क्या आता है? टैरिफ से जो बाहर का माल होता है उस पर टैक्स लगा देते हैं, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए फिर आपकी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ना आपकी इंडस्ट्री और लोकल कंपनी अपना माल सस्ते में बेच सकती है। नहीं, सस्ते में नहीं, लेकिन वो ज़्यादा प्राइस पे करके, क्योंकि अगर बाहर से 100 का आ रहा है, उस पर आपने 20% टैरिफ लगा दिया तो 120, तो ये अंदर वाली कंपनी भी 120 में बेच सकती है या 118 में बेच दे। अच्छा, आप ये भी एक पहलू ठीक है ना। तो इसलिए उसको भी फायदा होता है, वो भी दाम बढ़ा देती है। हमला जब सबके बढ़ गए तो हम भी बढ़ा देते हैं। हम भी तो 2-4 रुपये का तो उत्पादन हम करेंगे और वो हम जो करेंगे तो प्रॉफिट हमारा होगा। तो इसलिए प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ये जो टैरिफ हैं, पहले अमेरिका का एवरेज 3% टैरिफ होता था, अब वो 15% कर रहे हैं। तो मतलब कि वहाँ पे अंदर की जो इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा, तो वो कोशिश है कि वो वहाँ ज़्यादा उत्पादन हो। लेकिन वो टैरिफ दे कौन रहा है? वो जो आदमी माल खरीद रहा है वही दे रहा है। अगर आपको शर्ट जो पहले $10 की थी अब $12 की, तो आपके जेब से $2 चला गया, वो सरकार के पास गया। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन तेज होता है। तो इससे इन्फ्लेशन होगा। लेकिन चूंकि सब देश अमेरिका से ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसका असर क्या होगा कि जैसे भारत जो माल बेचेगा तो अपना मार्जिन कम करेगा बिजनेसमैन, जिससे कि अभी हमें 25% देना है तो क्या, अच्छा चलो मैं 10% मैं कर देता हूँ। 10% वो अमेरिका का जो वहाँ पे जो ट्रेडर है जो सामान ले रहा है वो कम कर दे, तो सिर्फ 5% दाम बढ़ेगा, है ना। तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनका प्रॉफिट कम होगा, अमेरिका के जो बिजनेसमैन हैं वो अपना प्रॉफिट थोड़ा कम करेंगे। तो हमारा बिजनेसमैन क्या करेगा? हमारी वेजेस स्क्वीज करेगा वर्कर्स की, क्योंकि बस जब 10% मेरा मार्जिन कम हो रहा है तो मैं फिर वर्कर्स की वेजेस स्क्वीज करूंगा, है ना। मैं अपना थोड़ी कम करूंगा, नहीं मैं करूंगा, पर लेकिन उनको भी स्क्वीज करूंगा, पर तुम्हारी तनख्वाह भी काटूंगा। तो इसलिए उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ जो गरीब आदमी है वो और पिसेगा, तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। अमेरिका में भी क्योंकि दाम बढ़ेगा तो वहाँ पे भी डिमांड कम हो जाएगी। तो इससे दुनिया में जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आएगी, क्योंकि डिमांड हर जगह कम हो जाएगी। तो इसी ने डर है कि एक तरफ इन्फ्लेशन होगा, दूसरी तरफ डिमांड कम होने से, तो इसलिए स्टैगफ्लेशन की जो समस्या बढ़ेगी। कई लोग सोचते हैं कि इससे रिसेशन भी आ सकता है ना। पर लेकिन अमेरिका को फायदा क्या हो रहा है कि डॉलर की जो साख होती थी दुनिया में वो कम हो गई। तो डॉलर पिछले 6 महीने से गिरावट पे है। नहीं तो आप देखें जब भी क्राइसिस होता तो डॉलर तेज होता था, चढ़ता था। अब डॉलर कम, अब जब डॉलर कम हुआ है तो उससे और वहां के दाम बढ़ेंगे, हमारा एक्सपोर्ट उससे थोड़ा बेनिफिट होगा, है ना। तो इसलिए वहां पे दाम और बढ़ जाएंगे। लेकिन अमेरिका को इस समय फायदा क्या मिल रहा है? फायदा ये मिल रहा है कि इस समय आईटी पे बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे ज़बरदस्त जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो वो इन्वेस्टमेंट से उनकी अर्थव्यवस्था में बूस्ट मिल रहा है ना। तो इसमें आप देखिए जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के चलते हुए बहुत सारी चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं। तो हमको ये भी देखना है कि उनकी वेजेस पे असर पड़ेगा, उनके प्राइसेस पे असर पड़ेगा, उन पे आउटपुट पे असर पड़ेगा। तो ये जो सारा का सारा मामला है, अमेरिका स्टैगफ्लेशन की तरफ मूव करेगा। उससे सारी दुनिया में डिमांड कम होगी,
और दूसरा क्या है कि जब हमारा जो माल है जो वहाँ जाता, जो बिकता, वो हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस होगा तो हम वो कहीं ना कहीं बेचने की कोशिश करेंगे। और चीन के पास बहुत सरप्लस है तो वो यूरोप में डाल रहा है, तो यूरोप कहेगा फिर मुझे चीन पे टैरिफ लगाना पड़ेगा। तो अगर यूरोप चीन पे टैरिफ लगाएगा तो फिर एक टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगी। तो ये जो खतरा था शुरू से कि जो ट्रम्प कर रहे हैं उससे एक टैरिफ वॉर दुनिया में शुरू हो जाएगी, वो खतरा अब ज़्यादा बढ़ गया है। भारत में भी अगर माल जो चीन से सस्ता आने लगेगा तो हम भी टैरिफ लगाएंगे, तो दूसरे भी देश जो टैरिफ लगाएंगे, सब अपनी अपनी इंडस्ट्री को बचाएंगे। हाँ, तो एक जिसको कहते हैं बेगर दाई नेबर, मतलब कि हम अपना फायदा देख के अपने जो नेबर है उसका नुकसान कर रहे हैं। जबकि अगर हम सब साथ मिलके WTO के तहत जो था उससे चलते तो सबको फायदा होता। तो इसलिए जो आज की जो परेशानी है उसमें अमेरिका में स्टैगफ्लेशन का जो बहुत बड़ा चांस है, रिसेशन तक हो सकता है कि वहाँ पे अगर ज़्यादा दाम बढ़ें। अभी तो इतने दाम नहीं बढ़े हैं क्योंकि हुआ क्या था, सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये टैरिफ बढ़ेगा तो माल ज़्यादा से ज़्यादा भेजा। जैसे कि हमारे यहाँ से जो आईफोन थे वो एरोप्लेन से ले जाए गए, तो हाँ जल्दी जल्दी अमेरिका पहुँचा दो, है ना। जैसे कि जो वहाँ पे जुलाई 4 को जो लाइटिंग होती है बहुत ज़बरदस्त, इंडिपेंडेंस डे उनका होता है ना, उसके जो पटाखे छुटे जाए वो चीन से आते हैं। तो चीन ने पहले ही बहुत सारे वहाँ पे डाल दिए, फिर भी शॉर्टेज हो गई, उनके दाम बढ़ गए। तो अब वो जो पहले कर रहे थे अब वो नहीं हो सकता। जितना एक्स्ट्रा आपने वहाँ एक्सपोर्ट कर दिया वो एक बार हो गया, लेकिन अब वो कितनी लास्ट करेगा स्टॉक। तो अब वो शॉर्टेजेस वगैरह ज़्यादा आएंगी, अब प्राइसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ेंगे, है ना। और उससे जो असर है वो अमेरिका में एक तरह से जो, क्योंकि Q1 में तो ऑलरेडी नेगेटिव ग्रोथ थी, Q2 में भी नेगेटिव रहा, तो रिसेशन का चांस बढ़ रहेगा। और इन्फ्लेशन साथ हुआ तो स्टैगफ्लेशन रहेगा। लेकिन अमेरिका को एक फ़ायदा यह है कि सब लोग सोच रहे हैं कि शायद रिसेशन की तरफ जाए, तो कमोडिटी प्राइसेस बहुत नहीं बढ़ रहे, पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, तो उससे क्या है कि नहीं तो और इन्फ्लेशन तेज हो जाएगी, है ना। पर अगर रिसेशन का चांस है तो ये कमोडिटी प्राइसेस थोड़े कम रहेंगे, तो इससे उनका इन्फ्लेशन थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार लोग कह रहे हैं, अरे हम तो कह रहे थे टैरिफ होने से अमेरिका में ज़बरदस्त इन्फ्लेशन होगा, पर वो तो इन्फ्लेशन तो 2.5% चल रहा है ना। तो थोड़ा सा बढ़ा है, पर वो उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो अब चेंज होंगे। पर सर एक एंगल और है इसमें, टैरिफ लग गया हिंदुस्तान पर वो अलग बात है, लेकिन ट्रम्प इस बात से बहुत चिंतित है, जो मैं कह रहा था कि ये भारत जो कुछ कर रहा है उसका फ़ायदा रशिया को पहुंच रहा है, और रशिया वो है जो यूक्रेन में कत्लेआम कर रहा है। तो उनकी चिंता ये है, और हमारी भी अब यही है कि हमें अब अपने सबसे पुराने दोस्त और एक अच्छे दोस्त, ताकतवर दोस्त में से किसी को चुनना पड़ेगा। ये वाकई होने वाला है क्या? क्योंकि अभी तक तो हम सोचते थे कि होगा, पता नहीं होगा। क्योंकि अगर देखिए हमने हाँ हो गया, मतलब कि हम फंसे हुए हैं। अगर हम रूस से तेल लेना बंद कर दें, बाहर कहीं से लेंगे तो हमारे जो तेल पे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, हमारी कंपनियों का जो प्रॉफिट हो रहा था कम हो जाएगा, वो यहाँ पे दाम बढ़ाएंगे। अगर हम नहीं करते हैं तो हम अमेरिका से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 25% प्लस वो जो उन्होंने कहा जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे रूस से ट्रेड करने का, तो फिर वहाँ का ट्रेड रुक जाएगा। तो दोनों तरफ खाई है, इसमें रास्ता निकालना बहुत कठिन है। फिर कृषि हम नहीं खोलना चाह रहे, जबकि वो इंसिस्ट कर रहे हैं कृषि खोलना, एग्रीकल्चर हम वो नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए वो चाहे दूध हो, चाहे चिकन हो, वो चाहे सोयाबीन हो, हम वो नहीं कर सकते जो वो चाह रहे हैं, ना। तो इसलिए हमारी स्थिति इस समय बहुत ही बेढब है और हमें उसका नुकसान पहुंचेगा। लेकिन चलिए, हो सकता है कि हम बाकी और देशों के साथ, EU वगैरह के साथ ट्रेड थोड़ा बढ़ा लें, ब्रिटेन के साथ थोड़ा ट्रेड बढ़ा लें, लेकिन अमेरिका जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था कोई और दूसरी है नहीं। वहाँ पे हमारा जब ट्रेड कम होगा, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे तो हमारा माल वहाँ पे जाके बिक नहीं पाएगा, तो हमें कोई दूसरा मार्केट ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। तो हमें ये सब करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, ट्रम्प कह रहा है कि मैं तो वापस लाना चाह रहा हूँ इंडस्ट्री को, है ना। तो सब पे असर तो पड़ेगा ही, तो सबकी डिमांड कम होगी, है ना, क्योंकि वो सबसे बड़ा मार्केट है। वो कह रहा है मैं उत्पादन खुद करूंगा, तो तुरंत तो उत्पादन नहीं कर पाएगा, पर 1 साल 2 साल 3 साल में करेगा। तो उसमें हमारा ट्रेड जो कम होगा, तो हमें नया मार्केट सोचना पड़ेगा। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी रही है कि हम एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाएं, है ना, वो स्ट्रैटेजी अब काम नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे लगता है कि जो ट्रेड वॉर का चांस है कि सबके पास सरप्लस है, सब एक दूसरे पे डंपिंग करेंगे, क्योंकि समझौता हो नहीं पाया है, तो उसमें जो टैरिफ बढ़ेंगे सब जगह और सबका ट्रेड कम होगा। तो हमें इंटरनल स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, इंटरनल डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। अंदरूनी डिमांड हमारी कमज़ोर क्यों है?
क्योंकि 94% हमारे देशवासी जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत कम तनख्वाह पे। अभी जो ई श्रम पोर्टल सेटअप हुआ था जो सरकार ने किया, उसमें 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया, प्रधानमंत्री ने बताया। उसमें से 90% कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये से कम कमाते हैं। तो आप समझिए वो तो गरीबी की रेखा के आसपास है। तो अगर 90% गरीबी की रेखा के आसपास हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ेगी। जब उनकी डिमांड आप बढ़ाएंगे तब जाके वो डिमांड अर्थव्यवस्था में तेज होगी, तो फिर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा। अभी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम हो गया क्योंकि वो कहता है डिमांड कम है। तो जब तक डिमांड नहीं होगी तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। सरकार कह रही है नहीं हम पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं पर प्राइवेट सेक्टर नहीं बढ़ा रहा। तो ये क्यों बढ़ाएगा वो? जब तक आपकी डिमांड नहीं होगी, आप उत्पादन करेंगे तो नुकसान हो जाएगा आपका। तो इसलिए इंटरनल स्ट्रैटेजी हमें चेंज करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल मार्केट पे जो हमारी जो इतनी बढ़ती डिपेंडेंसी है उसको कम करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो वर्कर है, जो खासकर जो हमारा कृषक है, 44% लोग हैं, उनकी आमदनी बहुत कम है। वहाँ पे उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, है ना। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात किसान कर रहे हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उनको बढ़ाना पड़ेगा। फिर हमारा जो माइक्रो सेक्टर है, जो 6 करोड़ माइक्रो सेक्टर, 6 करोड़ से ज़्यादा यूनिट्स हैं, जिसका MSME का 97.5% रोजगार माइक्रो सेक्टर में है, उसको हम डेसिमेट कर रहे हैं क्योंकि हम सारी की सारी सपोर्ट दे रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर को। हाँ, हमको अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट देना है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास तो कैपिटल है, सरप्लस है, वो तो देख लेंगे। डिमांड उनको चाहिए। हम जो नीचे से लोगों के हाथ में पैसा होगा तो डिमांड जाएगी, खरीद लेंगे, है ना। वो खरीद होगा तो वो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। अगर आप हमारा बजट देखें तो बजट में हम कहाँ कटौती कर रहे हैं? जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। और कहाँ बढ़त दे रहे हैं? जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। तो हम बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े ये जो फ्रेट कॉरिडोर वगैरह, अब पहले तो उनमें सैकड़ों लोग काम करते थे। अभी आप कोई बड़े सड़क और पुल पर देखें 10 लोग काम करते दिखते हैं, बड़ी बड़ी क्रेन, बड़े बड़े ट्रैक्टर इनसे, है ना। तो इसलिए वहाँ पे रोजगार नहीं पैदा होता, पर हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रहा है पूरा। तो जो 11.11 लाख करोड़ की पिछले साल बात थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में जा रहा था, पावर में, IT में, और ये सारा। उसमें जॉब क्रिएशन होगा नहीं आपका। तो कहाँ पे होगा? रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी में, उसको आपने काट दिया। शिक्षा में होगा, वहाँ पे कटौती हो गई। स्वास्थ्य में होगा, वहाँ कटौती हो गई। रूरल डेवलपमेंट होगा, वहाँ कटौती हो गई। तो आप बढ़ा रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव में और लेबर इंटेंसिव को कम कर रहे हैं। तो डिमांड कैसे जनरेट होगी? तो हमारी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी बजट की। हमारी इंटरनल स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी कि कैसे हम परचेजिंग पावर आम आदमी के हाथ में और दें, जिससे कि वो डिमांड करेगा। तो इतना हम एक्सपोर्ट पे डिपेंड नहीं होंगे। ये बात तो सही है, पर इसमें काम बहुत है और इतनी जल्दी तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, काम तो देखिए पॉलिटिकल विल की होती है, लेकिन मुसीबत बहुत तेजी से आई है। मतलब स्थितियां बहुत तेजी से बदली। ये बात तो हमें कई साल से पता थी। मतलब पैंडेमिक के दौरान भी ये बात थी कि भाई ये डिमांड हमें बढ़ानी है, और डिमांड बढ़ाएंगे तो हमारा, अब आप देखिए 2017-18 के Q4 में ऑफिशियली 8% की ग्रोथ, और 2019-20 के Q4 में पैंडेमिक के पहले वो 3.1%, क्योंकि वो गिर गई। हमने कॉर्पोरेट टैक्स कितना कंसेशन दिया 2019 में, फिर भी नहीं कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो डिमांड नहीं है। सही। तो ये हमें पहले से पता था ये, पर हमने काम नहीं किया क्योंकि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कहा GST से ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ाएंगे, डिमोनेटाइजेशन से बढ़ाएंगे, फिर हम जो मतलब ये डिजिटाइजेशन से बढ़ाएंगे, है ना। आप ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ाएंगे पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को किल करेंगे। सबसे सारे लोग हैं उस पर आपका ध्यान नहीं। हाँ, नहीं, उसी को किल कर रहे हैं। बल्कि आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें जैसे कि प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन जगन्नाथन जी ने क्या कहा 2018 में, हम 5 बड़े यूनिट हैं, 25 छोटे यूनिट हैं, हम 24% की ग्रोथ दे रहे हैं, क्योंकि ये कोप नहीं कर पा रहे, ये डिक्लाइन पे हैं। तो आप ये FMCG सेक्टर में देख लीजिए, टेक्सटाइल में देख लीजिए, लेदर गुड सेक्टर में देख लीजिए, आप जो लगेज इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप ट्रेड में देख लीजिए। जो ई-कॉमर्स वो 20-25% बढ़ रहा है, और जो नेबरहुड स्टोर वो डिक्लाइन पे है। और वो जो ई-कॉमर्स है वो बहुत मैकेनाइज्ड है, और नेबरहुड स्टोर वो जो लेबर इंटेंसिव है। तो आप जब ट्रेड को उधर शिफ्ट करेंगे तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाएगा। हम लोग सीधी बात है, आप ये कह रहे हैं कि भाई आप जो ऑनलाइन और ये सब कर रहे हैं उसमें 10, 15, 20, 30 लोग काम कर रहे हैं, और आपके बगल की जो किराना की दुकान है, छोटे मोटे लोग बैठे थे, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जबकि वो ज्यादा हैं। ना भी बंद हो तो उनका काम कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। सही बात है। उन्होंने जो अपनी दुकान पे 4 सेवक रखे हुए थे कि उनका भी घर चल रहा था, उसमें कटौती कर रहे हैं, ग्राहक आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ग्राहक कम हो गए। तो इसलिए जो आपका जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसको आप बढ़ावा दीजिए, उसको सपोर्ट करिए, और उसके लिए लोगों ने मतलब बताया कि किस प्रकार से आप सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे कि नहीं कि हमको नहीं पता। तो हमें ये रीस्ट्रेटजाइज करना है। हमारी पॉलिटिकल विल ये होनी चाहिए कि हमको अपने उस पर डिपेंड करना है। सही।
मेरे आखिरी एक आध सवाल हैं सर, उनको मैं संक्षेप में निपटाऊंगा। एक तो ये कि अब ये चैलेंज जब आ ही गया है, तो एक बार मैं पॉडकास्ट में बात भी कर रहा था कि ब्रिक्स को शायद मजबूत होना चाहिए था, ये वो, पर उसमें भी टाइम लगेगा। पर क्या हमारे पास ये मौका है, ये एक अच्छा मौका, कि जब चीन और भारत को थोड़ा क्लोज आना चाहिए। चीन के सामने भी सेम चैलेंज है, भले ही थोड़ा हमसे कम, और हमारे सामने तो बड़ा चैलेंज है, और चीन के साथ हमारा बहुत बड़ा ट्रेड होता भी है। तो क्या अब ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा और क्लोज हैं? बिल्कुल, हमें ब्रिक्स को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव का मतलब चीन ने तो ये दिखाया कि वो एक ऑल्टरनेटिव की तरफ मूव कर सकता है। हाँ, है ना, वो मतलब रेजिस्ट कर रहा है ट्रंप को, और ट्रंप को भी करना पड़ रहा है ना। तो जो हमने क्वाड के हिस्सा बन गए थे, तो उससे चीन को लगा कि देखो ये तो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, है नाराजगी ना? थी। तो इसलिए वो वहाँ पे नाराजगी बढ़ गई उससे, और रूस को भी लगा कि हम उनसे हट रहे हैं, है ना, तो इसलिए वो भी मतलब इतने हमारे प्रो नहीं रहे जितना है। सच है। अब क्योंकि ये लोग रेजिस्ट करेंगे वेस्ट के जो दबाव को, तो ब्रिक्स को और स्ट्रेंथन करना जरूरी है। लेकिन ट्रंप कह रहा है कि अगर आप ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करेंगे, डी डॉलराइजेशन होगा, तो मैं आप पे 500% ड्यूटी लगा दूंगा। तो एक ये समझिए कि नई कोल्ड वॉर, यूक्रेन युद्ध से नई कोल्ड वॉर शुरू हुई है। इसमें 2 ब्लॉक्स तैयार हो रहे हैं, और ये जो ट्रंप कर रहे हैं, ये इन 2 ब्लॉक्स का जो और डिवीजन तेज करेंगे। तो ये जो न्यू कोल्ड वॉर है, इससे सारा ट्रेड, फाइनेंस, ये सारा डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए हमको एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी पड़ेगी कि हम इससे कैसे डील करें। आखिरी सवाल है, ट्रंप का जो अपना ट्रुथ सोशल है प्लेटफॉर्म, वहाँ पर वो कल लिख रहे थे, उनकी गति तो कोई मैच नहीं कर सकता, वो इतना तेज लिखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ हमारे पढ़ने जैसी थी, तो हमने पढ़ी। वहाँ भारत के बारे में तो कह ही रहे थे, पाकिस्तान के बारे में ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका वहाँ के तेल भंडार डेवलप करेगा। और ये भी लिखा था बाद में, कौन जाने भविष्य में भारत भी खरीदे पाकिस्तान से। तो थोड़ी सी चिंता की बात क्या भारत के लिए ये भी होनी चाहिए अब? है ही, क्योंकि देखिए जो हुआ, मतलब अभी ये सारा मामला हुआ ऑपरेशन सिंदूर वगैरह में, तो वो मतलब भारत और पाकिस्तान को इक्वेट कर रहे हैं, जो हमने कभी नहीं माना, है ना। लेकिन वो बराबर इक्वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने युद्ध विराम करवाया, है ना, हमने रोका, और वो मतलब मुनीर को लंच पे उन्होंने बुला लिया, है ना, जबकि हम कह रहे हैं कि उसी ने ये सारा करवाया। तो डिप्लोमेटिकली तो वो उनकी कोशिश है कि भारत को और पाकिस्तान को बैलेंस करें। पहले वो प्रो पाकिस्तान होते थे, और मतलब भारत को उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन धीरे पहले टर्म में तो वो प्रो पाकिस्तान नहीं थे। हाँ, नहीं, पर 25 साल से ये बदल रहा है ना। हाँ, अच्छा, आप एज अमेरिका हाँ, कह रहे हैं तो ऑब्वियसली बिल्कुल प्रो पाकिस्तान था, है ना, वो प्रो पाकिस्तान था, हम वो, है ना। तो इसलिए एक अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें उनको लगता है कि पाकिस्तान को उनको ज़रूरत है, अफगानिस्तान की वजह से, वेस्ट एशिया की वजह से, है ना, इस सब की वजह से उनको ज़रूरत है, वो छोड़ नहीं सकते उनको, है ना। तो वो एक बैलेंसिंग मुझे करता है। लेकिन भारत की जरूरत नहीं है चीन को बराबर करने में। बिल्कुल, तो इसीलिए वो भारत ये हम दिखा नहीं पा रहे हैं क्या? उन्हें बता नहीं पा रहे हैं? नहीं, हम बताते भी हैं सर, कहाँ हम इसीलिए क्वाड के हिस्सा बन गए हम, है ना। लेकिन फायदा नहीं मिला उसका। लेकिन उसका फायदा नहीं मिला, क्योंकि जब हम बने तब बाइडेन थे, जब ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जब ये तो क्वाड तो 10-12 साल पुराना है ना, मतलब बाइडेन से भी पहले का है ना, जो है ना। पर यह है कि वो क्वाड था, एक स्ट्रेटेजिक विजन था, तो हमने न्यूक्लियर डील भी किया, उन्होंने हमें कई डिफेंस के उसमें जो कंसेशंस भी दिए। तो एक क्वाड मतलब एक हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहा था। लेकिन अमेरिका को ये लगता है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते, और इसलिए देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान को वो नहीं छोड़ रहे, चीन पूरा पाकिस्तान को बैक कर रहा है। चीन को लगता है कि भारत ही उनको जो खिलाफ हो सकता है, और भारत ने दिखाया भी पिछले सालों में कि हम उनकी खिलाफत भी कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए एक ये मतलब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक वो हो रहा है प्ले, जिसमें अमेरिका बैलेंस कर रहा है भारत को पाकिस्तान से, और चाहता है कि भारत चीन से करे, और चीन चाहता है कि भारत को बैलेंस करने के लिए वो पाकिस्तान के साथ करे। तो इसलिए इससे पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी हो रहा है, क्योंकि ये अमेरिका और चीन दोनों इस समय वहाँ पे साथ हैं। और ब्रिक्स की बात भी साथ तो नहीं कहेंगे, पर लेकिन मतलब उनके खिलाफ नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अब स्थिति है कि भारत अगर शुरू से इंडिपेंडेंट होता तो हम इस स्थिति में नहीं पहुंचते। फिर वही बात, हम वहीं पहुंचते हैं कि भारत की कमजोरी की वजह से हमारी जो ट्रेड में और डिप्लोमेसी में दोनों में कमजोरी आ जाती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। और
मन भरा नहीं है, बस टाइम हो गया। जी हाँ, अगली बार फिर बुलाएंगे, आपको कष्ट जरूर। देंगे, प्लीज़ आइएगा। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आपके जो मजबूत विषय, वैसे भी ये बाकी तो ही आपको सुनते पढ़ते हैं हम, लेकिन उन पर कभी तफसील से बात हो। आज मुझे मज़ा इसलिए आया इस पॉडकास्ट में क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं हुई कि टैरिफ क्या है, क्यों है। आपने ये भी बताया कि भाई इसका समाधान बहुत पहले हो सकता था, हमने बस इग्नोर कर दिया। इग्नोर क्या, हमने समझा नहीं। समझा नहीं। जो हमारे स्ट्रेटेजिक विजन होता है ना, एक स्ट्रेटेजिक विजन देश का वही एक दूरदर्शी होता है। आप अगर 1 साल 2 साल 3 साल का सोचते रहेंगे तो कोई विजन नहीं होता। सच है। और हमारे जो आजकल पॉलिटिकल लीडरशिप है, अब नेहरू के बाद आप देखिए 1-2 साल की सोच रह गई है। अब वो जो नेहरू का विजन था कि मतलब चाहे नेहरू ने जो भी गलतियां की, और देखिए कोई भी गलती करता है, वो मतलब ये नहीं कह सकते कि गांधी ने कोई गलती नहीं की, है ना। आज वाले भी कर रहे हैं, पहले वाले भी कर रहे थे, आगे वाले भी करेंगे। हाँ, क्योंकि वो आज की सिचुएशन को समझना पड़ता है, उसके हिसाब से आप चलते हैं, है ना। तो गलतियां तो होंगी, लेकिन एक विजन था नेहरू का कि किस प्रकार से भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा। बिल्कुल, कुछ नहीं करोगे तो गलती नहीं होगी। हाँ, बस यही तो एक वो पर ये था कि मतलब वो जो विजन है ना, वो धीरे धीरे छोटा होता चला गया। सच। आज के जो पॉलिटिशियन, उनमें साल 2 साल 3 साल का ही विजन रह गया है। उनको आज कैसे सत्ता में आना है वो हो गया है, और उसके पीछे कई वजह हैं, वो अलग बात है। तो है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज आने के लिए। और पढ़ाकू नितिन का ये पॉडकास्ट मुझे तो बहुत मज़ेदार लगा। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और प्रोफेसर अरुण कुमार को एक बार फिर बुलाएंगे, मन नहीं भरा। और मैं चाहता था कि वो धारा प्रभाव बोले, लेकिन मेरी मजबूरी है सवाल पूछना, तो मैंने कई जगह टोका। तो मुझे लगा इस बात पर और बात होनी चाहिए थी, पर फिर करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर लबुलबाब यही है इस बातचीत का कि ट्रंप भारी ताकत है, अमेरिका भारी ताकत है, उस तरफ तो हम ध्यान दे रहे हैं, देर सवेर समाधान भी खोज लेंगे। लेकिन इसका असल समाधान जो प्रोफेसर साहब बता रहे थे, अंदर है। विज़न की कमी है, सेम पेज पर नहीं है हम लोग। और प्रॉब्लम यह है कि R&D पर खर्चा हम करते ही नहीं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में। तो समाधान तो सामने है, लेकिन जिन्हें करना है, बात उनके हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं, सारे कमेंट पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।